रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। मैं एक महिला हूँ। मुझे पता है कि हम सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स जैसे मुद्दे सबके साथ साझा नहीं कर सकते, जैसे मेंस्ट्रुएशन, बर्थ कंट्रोल एक्सेट्रा। थैंक्स टू एक्सेसिबल एंड नेटवर्क पार्टनर नैप दिल्ली, जिन्होंने लॉन्च किया है अदिति AI चैटबॉट। अगर अब मुझे कुछ भी सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स से रिलेटेड पूछना होता है तो फटाक से मैं अपना मैसेज टाइप करती हूँ या वॉइस नोट रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर 08076551617 पर सेंड कर देती हूँ और तुरंत ही मेरी क्वेरी सॉल्व हो जाती है ना? कितना सिंपल। और हाँ, आप कॉल करके भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नैब हेल्पलाइन पर कॉल करें 0882626611166 पर। मैंने तो अदिति को अपना दोस्त बना लिया है, क्या आप भी बनाना चाहेंगे? जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। प्रोग्राम बदलता दौर के इस शो में हम आपको बताएंगे कि हमारे देश में बहुत सारे CRC भी हैं। CRC क्या होते हैं, उनमें क्या क्या होता है, कैसे वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए काम करते हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स होते हैं। कंपोजिट रीजनल सेंटर CRC नागपुर के डायरेक्टर साहब आज हमारे साथ रहेंगे और वो हमें CRCs के बारे में और क्या नागपुर CRC में एक्टिविटीज होती हैं उसके बारे में बताएंगे। जानेंगे कि क्या ये जैसे नागपुर का CRC है तो क्या सिर्फ नागपुर में ही काम करता है, पूरी स्टेट को कैटर करता है, या नेशनली भी कुछ प्रोजेक्ट्स में एक्टिव रहता है। हमारे साथ प्रफुल्ल शिंदे सर हैं जो डायरेक्टर हैं CRC नागपुर के। पहले नागपुर में वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुके हैं स्पीच एंड हेयरिंग डिपार्टमेंट के। तो प्रफुल्ल सर, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पे। धन्यवाद सर। तो सर, सबसे पहले तो हमारे लिसनर्स को अपने बारे में बताएं थोड़ा। सर, मैं प्रफुल्ल शिंदे, निदेशक डायरेक्टर पद पे CRC नागपुर में यहाँ कार्यरत हूँ पिछले 3 सालों से, गत 3 वर्षों से। इसके पहले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे यहाँ कार्यरत था 2017 से लेके 2021 तक। तो और CRC के पहले मैं स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज एन ऑडियोलॉजिस्ट के पद पे काम कर चुका हूँ और लगभग 17 साल का इस क्षेत्र में अनुभव है। हालांकि मेरा स्पेशलाइजेशन स्पीच एंड हेयरिंग डिसेबिलिटीज में होने के कारण ज़्यादातर काम मैंने शुरुआती दौर में स्पीच एंड हेयरिंग से जुड़े क्षेत्र में काम किया था। और मुझे खुशी हो रही है ये बताते हुए कि जब मैं ऑडियोलॉजिस्ट के पद पे स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ नागपुर सिटी में काम कर रहा था नागपुर में, तब हमने सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में AD स्कीम के तहत, जो हमारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की, उसके तहत हमने कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरीज यहाँ नागपुर में शुरू किए थे 2015 से। और अब तक लगभग 120 बच्चे इसमें लाभान्वित हुए हैं इस के ज़रिए। और काफ़ी बच्चों में उसमें डेवलपमेंट दिखा और अभी बच्चे जो है नॉर्मल स्कूल में इंक्लूसिव की तरफ बढ़े। और धीरे धीरे फिर काम करते वक्त ऐसा ध्यान में आया कि यहाँ तक ही सीमित रहना उचित नहीं है। बहुत सारी ज़रूरतें हैं, बहुत सारे लोगों के अपने अलग अलग इश्यूज़ है और अलग मुद्दों पे भी हमने काम करना चाहिए। तो उस हिसाब से फिर मैंने अलग अलग लेवल पे काम किया और बेसिकली ये काम करते हुए जो अलग अलग डिपार्टमेंट है स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके साथ भी जुड़ने का मौका मिला और इस वजह से बहुत सारी चीज़ें भी मुझे समझने में आसानी हुई
और किस तरह काम हो सकता है या किस तरह सुचारू रूप से काम कर सकते हैं हमारे दिव्यांग भाई बहन के लिए, इसका प्रयास निरंतर करता रहा और अभी भी वो प्रयास कर ही रहा हूँ सीआरसी नागपुर के माध्यम से। और आप सबकी सहयोग से और हमारे यहाँ के जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं उनके सहयोग से भी हम बहुत कुछ चीज़ें कर पा रहे हैं। तो ये जो पूरा हमारा एक सफर है, ये एक दूसरे को समझ के ही हम कर पाएंगे तय। और बहुत कुछ अच्छा, जैसे हमारा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत जो दिव्यांग विभाग कार्यरत है भारत सरकार के तहत, तो इनका भी जो मोटिव है कि एक समावेशित ऐसा समाज हम बनाए जिसमें सारे दिव्यांगों को एक उच्चतम स्तर पे ले जाके उनको समाज का एक घटक, महत्वपूर्ण घटक या हम जैसे ही सारे लोगों के साथ उनको एक अवसर प्रदान हो और वो उनकी जो प्रतिभाएं हैं वो प्रतिभाएं वो लोगों को दिखा सके, बिल्कुल। इसका प्रयास हम कर रहे हैं सर। बहुत बढ़िया सर, आज बहुत मजा आएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो अवेयरनेस है वो स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयर्ड को लेके बहुत कम है। तो उससे सर। रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस है, वो बाद में आएंगे सर। उस पार्ट में भी। लेकिन सबसे पहले सर, हमारे लिसनर जानना चाहते हैं कि एक्चुअली सीआरसी होता क्या है। क्या सर। जैसे सीआरसी नागपुर है, क्या ये सिर्फ नागपुर या महाराष्ट्र के बच्चों को ही कैटर करता है, या नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट होते हैं? कितने सीआरसी हैं इंडिया में? यस सर, देश में अभी टोटल 25 सीआरसी कार्यरत है। उसमें से 2 सीआरसी अभी मीन्स इनिशियल लेवल पे हैं 25 में से, और आगे भी और सीआरसीज आने वाले हैं। सीआरसीज का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये ऑर्गेनोग्राम समझना है तो 2012 में जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय है उसके तहत समाज दिव्यांगों का DEPWD मीन्स डिपार्टमेंट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसका एक अलग से गठन किया गया ताकि हम दिव्यांगों के लिए कुछ अच्छा कर सके और उसके जो कार्य है या जो उद्देश्य है हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के, वो उद्देश्य की पूर्ति हो और हर एक तबके के हमारे दिव्यांग भाई बहन को जो हमारे सरकार के तरफ से जो सहूलियत है, जो सुविधाएं हैं या जिस प्रकार की उनको आवश्यकता है, उस तरह की सारी चीज़ें उन तक पहुँचे। या हमारी ये पहल थी कि हम सारे दिव्यांगों के लिए कुछ अच्छा कर सके, इस तरह से इस का गठन हुआ था। इस डिपार्टमेंट के तहत, या हम कह सकते हैं कि भारत सरकार के इस सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के तहत हम शुरुआती दौर में 9 नेशनल इंस्टीट्यूट थे जो राष्ट्रीय संस्थान कहलाते हैं, जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिसेबिलिटी में कार्यरत होते हैं। जैसे स्पीच एंड हेयरिंग डिसेबिलिटीज के लिए अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज सिकंदराबाद, मल्टीपल डिसेबिलिटीज के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट चेन्नई, विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट देहरादून। इस तरह से हर एक नेशनल इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय संस्थान कार्यरत होते हैं और इनके तहत इनके अपने विभागीय सेंटर भी होते हैं, जिसे विभागीय नहीं, क्षेत्रीय जो सेंटर होते हैं, केंद्र होते हैं। तो हर एक अपने नेशनल इंस्टीट्यूट के अलग अलग क्षेत्रीय केंद्र होते हैं। बट इससे भी पूरी तरह से जो भारत सरकार का या सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने
इस माध्यम सीआरसी के माध्यम से कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल ट्रेनिंग, रिहैबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ डिसेबिलिटीज के तहत हर एक राज्य में एक एक सीआरसी सेंटर को इस्टेब्लिश करने का उद्देश्य रखा और उस तरह से अब तक 25 सीआरसी जो कार्यरत है लगभग पूरे देश में। इसमें कुछ स्टेट ऐसी है जिसमें 2 सीआरसी भी दिए गए हैं, उसकी व्यापकता देखते या क्षेत्र की व्यापकता देखते हुए। इसमें मैं उल्लेख करना चाहूँगा सीआरसी लखनऊ एंड सीआरसी गोरखपुर जो यूपी में स्थित है। यूपी राज्य के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए 2 सीआरसी दिए गए हैं क्षेत्र बड़ा होने के कारण। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की पहल कही गई थी जहाँ पे अभी 2 सीआरसी कार्यरत है। और सीआरसी न केवल एक विभागीय क्षेत्र के लिए होता है, ये पूरे स्टेट के लिए कार्यरत होता है और इसके द्वारा जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है इसका सुचारू रूप से उनको कार्यान्वित किया जाता है। और इस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग भाई बहनों के लिए या उनके लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं या उनको किस तरह सारी सेवाओं का लाभ दे सके, इसका निरंतर प्रयास हम सीआरसी के माध्यम से करते हैं। तो सीआरसी ये न केवल एक डिसेबिलिटी में काम करता है, ये जो अलग अलग डिसेबिलिटीज या इम्पेयरमेंट होते हैं उन सब लेवल पे काम करता है। और इसमें 9 जो अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं, एक टोटल 19 लोगों की जो टीम होती है वो एकत्रित रूप से कार्यरत होती है और हर तरीके के दिव्यांगों को हम किस तरह लाभान्वित कर सकते हैं या कितना उनका जल्द से जल्द हम व्यवस्थापन कर सकते हैं डिसेबिलिटी को लेके, उस पे हम काम करते हैं। तो और हमारे जो सीआरसीज होते हैं ये प्रशासनिक नियंत्रण जो रहता है नेशनल इंस्टीट्यूट का, उनके अंडर ही हम कार्यरत होते हैं और सारे निर्देशों का पालन जिस तरह हमें हमारे विभाग के द्वारा, केंद्रीय विभाग के द्वारा और हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा, राष्ट्रीय संस्थान द्वारा दिया जाता है, उसी तरह हम आगे की हमारा एक्शन प्लान रहता है और उस तरह हम दिव्यांगों को लाभान्वित करते हैं। तो सीआरसी नागपुर के क्या मेन प्रोजेक्ट्स हैं, किस तरह से किन डिसेबिलिटीज को आप एम्पावर कर रहे हैं वो बताएं। सर लगभग 2017 से हमने जो हमारे पास जो दिव्यांग भाई बहन आए और जिनको हमने लाभान्वित किया है, लगभग हमने 5 लाख दिव्यांग भाई बहन और उनके अभिभावकों को अलग अलग स्कीम द्वारा लाभान्वित किया था। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे जो सेंट्रल सेक्टर की हमारी जो स्कीम होती है, एडीप स्कीम, असिस्टेंट फॉर डिसेबल टू परचेस एंड फिटमेंट ऑफ एड एंड अप्लायंसेस, इस स्कीम के तहत हमारे यहाँ से जो दिव्यांग भाई बहन है वो लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ हमारा जो एक मानव संसाधन, ये भी एक कार्य रहता है कि इस क्षेत्र में मानव संसाधन की निर्मित करें। तो इसके लिए कुछ स्पेशलाइज कोर्स होते हैं जिनमें हम अलग अलग स्पेशल एजुकेशन लेवल पे कोर्स चलाते हैं। साथ ही साथ अभिभावकों के लिए भी अलग अलग कोर्स चलाते हैं। तो इस तरह हमारे पास RCI मीन्स रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से संलग्नित जो अभ्यासक्रम होते हैं, उस अभ्यासक्रम को हम चलाते हैं ताकि मानव संसाधन की जो निर्मित है हम कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा काम इस क्षेत्र में करने वाले हैंड्स हम तैयार कर सके। और
जो हमारे अलग स्कीम्स है उसमें निरामया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है, जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट के तहत उसका एक फॉर्मेशन हुआ है। और इसके तहत भी हम दिव्यांगों को जो उनका जो एक आर्थिक रूप से उनको इस स्कीम के तहत हेल्थ के संबंधित जो भी उनके खर्चे होते हैं वो कवर किए जाते हैं। साथ ही साथ यूडीआईडी जो अभी यूनिक डिसेबिलिटी को आईडी को लेके जो पहल हुई है, उसमें हमारे पास यूडीआईडी का एक हेल्प डेस्क हमने स्टार्ट किया, जहाँ से हम अलग अलग दिव्यांगों को जिनके कुछ पुराने यूडीआईडी या उनके हैंडीकैप सर्टिफिकेशन है उनके रजिस्ट्रेशन के लिए हम कार्यरत है। साथ ही साथ एनडीएफडीसी का जो हेल्प डेस्क है, जिससे किसी भी दिव्यांगों के लिए आर्थिक सहायता दिया जाता है ताकि वो अपना खुद का व्यवसाय खड़ा कर सके और उसके ज़रिए वो आत्मनिर्भर बने। तो इसके लिए हम कार्यरत रहते हैं। और साथ ही साथ हमारा, जैसे मैंने इनिशियल शुरुआती दौर में कहा था कि हमारा भारत सरकार ने एक प्रधानमंत्री दिव्य आशा केंद्र के ज़रिए जो साधन साहित्य या उपकरण जो आवश्यक होते हैं दिव्यांगों के लिए, वो हम उनको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े, उनको जल्द से जल्द वो मुहैया करवा सके या उनको दे सके, इसके लिए पीएमडीके केंद्र भी सीआरसी के अंतर्गत किया गया है। इसके अलावा जो सेंट्रल सेक्टर्स की स्कॉलरशिप स्कीमें होती हैं, जिसमें दिव्यांग भाई बहन जो 10th 9th 10th को लेके या उसके ऊपर के कक्षाओं में या हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, तो उनके स्कॉलरशिप्स के लिए भी हम कार्यरत हैं सीआरसी के तहत। तो इस तरह हम अलग अलग जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की भी, राज्य सरकार की जो योजनाएं होती है या जो स्थानिक लेवल का जो उनका आर्थिक सहायता या आर्थिक देय एक रहता है दिव्यांगों के प्रति, उसके लिए भी हम सीआरसी के माध्यम से पहल करते हैं। हम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिला प्रशासन या जिला समाज कल्याण या विभागीय समाज कल्याण और दिव्यांग विभाग जो स्टेट का होता है, उसके साथ भी हम कोऑर्डिनेट करके ये सारी चीज़ें चलाते हैं। और इस तरह से हमारे जो अलग अलग प्रोजेक्ट जिस पे हम काम करते हैं, हमने शुरुआती दौर पे हमने यहाँ पे एक ऑडियो विजुअल लाइब्रेरी का एक पहल किया था, ताकि दिव्यांग भाई बहन जो है उनको इस लाइब्रेरी का एक्सेस मिले। साथ ही साथ हमारे दृष्टिबाधित जो दिव्यांग भाई बहन रहते हैं, उनके लिए भी हमने ब्रेल से संबंधित जो किताबें हैं और उनके लिए भी ऑडियो विजुअल लाइब्रेरी का एक पहल हमने यहाँ की थी नेशनल इंस्टीट्यूट देहरादून के मदद से। और जिस तरह की जो स्कीम्स हैं, जो भी केंद्र शासन द्वारा दी जा रहे हैं निर्देश, उसके अनुसार हम सारी स्कीम्स यहाँ चलाते हैं। सो नेशनल लेवल पे अभी सबसे ज़्यादा तो उनके एजुकेशन को लेके जो स्कीम्स है उसमें हम काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया स्कॉलरशिप को, उनके हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ स्कीम के बारे में हम कार्यरत हैं नेशनल लेवल पे। और उसके साथ ही साथ उनके उनका आर्थिक सहयोग करके उनके लिए एनडीएफडीसी से नेशनल लेवल का जो एक आर्थिक सहायता का जो महत्वपूर्ण एक केंद्र है, उस केंद्र द्वारा भी हम यहाँ से जो दिव्यांग भाई बहन अपना खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या खुद के पैर पे खड़ा होना चाहते हैं, उनको भी इस तरह की सहायता हम दे रहे हैं जी। तो ये हमारे सारे नेशनल लेवल के एक प्रोजेक्ट पे शुमार है सर। ये बताएं कि अभी कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास, और
जो आपकी सर्विसेज हैं क्या वो हाइब्रिड मोड पे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलती हैं, या अभी वो ऑफलाइन ही है? नहीं, ज़्यादातर सर्विसेज हमारी सर ऑफलाइन लेवल पे ही चलती हैं, बट जहाँ ज़रूरत पड़े हम वहाँ पे हाइब्रिड लेवल का भी इस्तेमाल करते हैं। आप सभी जानते हैं कि आफ्टर कोविड 19 के बाद हमारा जो ओवरऑल एक कार्य करने का जो तरीका था वो उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। तो जिस प्रकार हमें कुछ अगर कहीं हमारा दिव्यांग भाई बहन कहीं दूसरे लेवल पे है या दूसरे जगह पे है और रीच आउट होने के लिए भी कुछ ज़रूरत होती है। बेसिकली जो हमारे हेयरिंग इम्पेयर्ड भाई बहन होते हैं उनके लिए भी हमें हाइब्रिड मोड में कुछ सेवाएं चलानी पड़ती है या कुछ चीज़ें हमें फॉर्म करनी पड़ती है। अभी तक जो हमारे ये जो स्टूडेंट है, मानव संसाधन की बात मैंने की थी, हमारे यहाँ आईडीडी का एक कोर्स चलता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज का। उसमें हमारे पास 13 जो स्टूडेंट है उनके लिए तो यहाँ पे हम अपने तरह से जो है ऑफलाइन मोड में ही सारी चीज़ें करते हैं, बट जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे डेफिनेटली हम हाइब्रिड मोड का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना है उसके लिए भी हमारे पास कुछ लोग अप्रोच होते हैं। उसमें हमारे दृष्टिबाधित दिव्यांग भाई बहनों की संख्या ज़्यादा है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे ब्रेल से संबंधित कुछ बुक्स हैं, कुछ चीज़ें हम ऑडियो विजुअल के माध्यम से उनको मुहैया कराते हैं। तो मान के चलिए कि जहाँ आवश्यकता है वहाँ पे ज़्यादातर हम हाइब्रिड मोड का भी इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पे कुछ सर्विसेज हमें ऑफलाइन मोड पे देनी है उस तरह फिर हम मैक्सिमम ऑफलाइन मोड पे हम काम करते हैं सर। तो ये बताएं कि कुछ लोगों ने मुझे सवाल भेजा जो पर्टिकुलरली हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड हैं। सर +2 तक तो वो पढ़ लेते हैं हाँ सर। स्पेशल स्कूल्स में। हाँ जब कॉलेज जाने की बारी आती है तो जो मेन स्ट्रीम कॉलेज होते हैं वो ज्यादातर उन्हें मना कर देते हैं, क्योंकि उनके पास उस तरह के रिसोर्सेज या टीचर्स को भी साइन लैंग्वेज नहीं आती है, खास तौर पे जो रूरल एरियाज है या सेमी अर्बन एरियाज है, और इवन मेन स्ट्रीम सिटीज में भी। तो क्या जो डेफ बच्चे हैं क्या वो मेन स्ट्रीम में पढ़ सकते हैं? अगर नहीं पढ़ सकते तो अगर उनको ग्रेजुएशन करनी है तो कोरस्पोंडेंस के अलावा क्या चॉइसेस हैं उनके पास? सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं बहुत खुशी हो रही है इस क्वेश्चन का उत्तर देते हुए, मुझे इस प्रश्न का उत्तर देते हुए। अगर हम बात करें कि जो मेन स्ट्रीमिंग में या हायर स्टडीज के कॉलेजेस में उनको एडमिशन न देने का एकमात्र कारण जो मुझे दिखा वो है अवेयरनेस की कमी इस क्षेत्र के बारे में। क्योंकि उनके पास हायर स्टडीज के लिए जो कॉलेजेस है वो हम बोल सकते हैं कि जनरल पॉपुलेशन के लिए एक सामान्य रूप से उसी तरह देखा जाता है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ की अगर बात करें नागपुर या हमारा विदर्भ लेवल या महाराष्ट्र लेवल पे, तो बहुत सारे हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों ने हायर स्टडीज में अपना दाखिला करवाया है। मुझे बहुत खुशी होगी कि हमारे पास यहाँ नागपुर सिटी के पिछले साल 4 अभिभावक आए थे जिनके बच्चे आईआईटी जैसे संस्थानों में पढ़ रहे थे, जबकि वो बच्चे प्रोफाउंड डेफ डायग्नोस होने के बावजूद भी हेयरिंग एड के माध्यम से या कॉक्लियर इम्प्लांट के माध्यम से सुन पा रहे थे, बोल पा रहे थे, और उन्होंने हायर लेवल स्टडीज को अचीव किया। यह हमारे लिए, सबके लिए गर्व की बात है। हमारे सीआरसी के द्वारा एक पहल ये भी की गई थी कि उन बच्चों के लिए, जैसे आईआईटी संस्थानों में कुछ उनको कठिनाइयाँ आई थी, उसके बारे में उनके अभिभावक और बच्चों ने भी हमसे कोऑर्डिनेट किया था। हमने बहुत सारे सुझाव शिक्षण मंत्री को
और हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के तहत उनके तरफ भेजे थे, और उस पे अभी काम चल रहा है। बट ऐसा नहीं है कि बच्चे हायर स्टडीज में नहीं अपना दाखिला करवा सकते हैं। ये बहुत एक ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक गलत तरीके की धारणा लोगों की कुछ जो है, ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस। तो हमारे नागपुर में हमने 2 जगह ऐसा किया कि यहाँ पे स्पेशल स्कूल तो है जिनके पास 11th-12th और इवन ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए हम पहल की गई है। और नागपुर की बात करें तो नागपुर में हमने एक यहाँ पे 3 कॉलेजेस को अप्रोच करके उनको अवेयर किया, उनको रिक्वेस्ट किया कि इन बच्चों को आगे की शिक्षा के लिए आप दाखिला दे ही सकते हैं, और रेस्ट ऑफ द जो भी आपको रिसोर्स टीम लगेगी या कोई भी कठिनाइयाँ आएगी तो उसके लिए हम कार्यरत है। तो इसी के चलते हमने यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के को भी लिखा था, दिव्यांग मंत्रालय जो अभी महाराष्ट्र में न्यूली फॉर्म हुआ है, और दिव्यांग कल्याण आयुक्त को भी हमने लिखा था कि इस तरह के जो नॉर्मल कॉलेजेस हैं या जनरल कॉलेजेस हैं उनमें भी इन बच्चों का दाखिला हो। तो अभी बहुत सारे बच्चे जो हैं इस तरह की पढ़ाइयाँ प्राप्त कर रहे हैं। पर स्पीच एंड वो तो हेयरिंग सर, वो तो सीआरसी में आपने एफर्ट की, आपके सीआरसी ने एफर्ट की, तो एक सिटी का हो गया। लेकिन सर, जर्नल परिप्रेक्ष्य में अगर पूरे इंडिया की बात करें, आए दिन मुझे फोन आते हैं, लेकिन हर जगह पे तो सीआरसी भी नहीं है और हर जगह पे एनजीओज भी नहीं है डेफ बच्चों के लिए जो उनको रिसोर्स प्रोवाइड करवाए सर, जनरल स्टूडेंट, ये डेफ स्टूडेंट्स को मेन स्ट्रीम कॉलेजेस में। उनके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या हो सकता है? हाँ, उनके लिए ज्यादातर हमारे इसमें 2 तरीके से काम कर सकते हैं। एक हमारे जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत जो हमारे में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के तहत अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं, और उसका जो कार्यान्वयन है वो हमारे तरफ से किया जाता है। तो ये इस तरह के जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम जो है डेफ एंड डम बच्चों के लिए या हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है बेसिकली, और इसमें भी अलग अलग उनके क्षेत्रीय कार्यालय या क्षेत्र के कार्यालय हैं, उसमें इसका अवेयरनेस करना ज़रूरी होता है। साथ ही साथ जो जनरल पब्लिक है उनको भी इसके बारे में अवेयर करना ज़रूरी होता है, और ये अवेयरनेस का काम चल रहा है। जैसे मैं आपसे एक साझा करना चाहूँगा, हमारे यहाँ गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट की तरह देखा जाता है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने वहाँ के 3 बच्चों को जो मिशनरीज एक ट्रस्ट के तरह ट्रस्ट के अंतर्गत अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, और उनको यही क्वेश्चन था कि हायर स्टडीज के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उनके लेवल पे हमने मिशनरीज लेवल पे एक उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ रिमोट एरियाज में काम कर रहे हैं उनके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम लिया, और उसके ज़रिए हमने जो है लगभग पिछले साल 3 बच्चों के हायर स्टडीज़ के लिए डेफ एंड डम हायर स्टडीज़ के लिए एडमिशन कराए। आपका ये क्वेश्चन सही है कि हम सारी जगह नहीं पहुंच पाते या इसके लिए हमें क्या करना है। तो इसके लिए हमें जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग को या शिक्षा विभाग के जो संचालक होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे, उनको इस बारे में अवगत कराएं, और उसका प्रयास नागपुर सीआरसी द्वारा किया गया है, और बाकी सीआरसी पे भी द्वारा इस तरह का प्रयास और पहल जारी है। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें या एक अच्छा हमें चित्र आगे चल के दिखेगा कि हमारे सारे बच्चे जो है हायर स्टडीज को प्राप्त कर सकेंगे। अच्छा, कई बच्चों की हायर एजुकेशन बहुत अच्छे से हो जाती है, जैसे आपने बताया आईआईटीज की, और कुछ बच्चे होते हैं वो जो लोकल लेवल पे अपनी मेहनत से पढ़ लेते हैं कोरेस्पोंडेंस करके। कुछ लोग, कुछ बच्चियां मैंने देखा है नर्सेज बनी हुई हैं,
कुछ कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर हैं, सर। लेकिन उसके बाद उनको एम्प्लॉयमेंट में दिक्कत आती है, क्योंकि जो तो बड़े बड़े हॉस्पिटल है, जब बड़ी बड़ी संस्थान है जहाँ कॉरपोरेट है, बेसिकली वो थोड़े अवेयर हैं, तो कॉरपोरेट में उनको जॉब मिल जाती है। लेकिन छोटे शहरों में लोग तो देखते ही उन्हें मना कर देते हैं, और फिर उनकी जो इतनी मेहनत होती है, और वो टैलेंटेड होते हैं, ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है या किसी चीज में वो कमी है, लेकिन जस्ट बिकॉज उनको देखते ही मना कर देते, ये कैसे कर पाएगी, अगर कल कुछ हो गया तो हमारे ऊपर कोई बात आएगी। तो क्या इस तरह के भी चैलेंजेस आप समझते हैं कि बड़े चैलेंजेस हैं? सर, बड़े चैलेंजेस तो नहीं कह सकते हैं, जबकि पहले प्रश्न में मैंने बताया कि लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ये सारा हो रहा है। दूसरी बात, हमारे जो बच्चे जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हायर स्टडीज प्राप्त कर लेते हैं और उसके बावजूद भी उनको न्याय नहीं मिल पाता उनके एम्प्लॉयमेंट को लेके, तो ये हर अलग अलग व्यक्तियों का और अपने जो कॉरपोरेट सेक्टर में तो इजीली मिल जाता है, बट बाकी जो संस्थान है या बाकी जो लोग हैं, उनका जो दृष्टिकोण है इस चीज को देखने के लिए, वो थोड़ा अलग होता है। ये उतना ही सत्य है आज के दौर में भी। बट हमने यहाँ पे एक मैसिव लेवल पे इसका एक प्रयास किया था, दिव्यांग रोजगार मेला या उस तरह का ना करते हुए हमने एक यहाँ के इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ एक पहल की, एक मीटिंग की लगभग, जिसमें 300 छोटे मोटे इंडस्ट्रीज उसमें इन्वॉल्व है उस एसोसिएशन में, और उनके जरिए हमने ये देखा कि कौन से जॉब के लिए क्या सूटेबल है और किस तरह के जॉब हमारे बच्चे कर सकते हैं, नॉट ओनली हेयरिंग इम्पेयर्ड, बाकी चीज़ों के लिए भी किस तरह हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अब ऑफकोर्स उसमें कुछ लिमिटेशंस रहते हैं, और उस तरह सारे बच्चों को उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से या उनके नीड के हिसाब से जॉब क्रिएट करना या क्रिएशन लाना, या उस तरह की रिक्वायरमेंट जो संस्थान जॉब देने जा रही है उसमें मुहैया करवाना और सारे रिसोर्सेस का इस्तेमाल करवाना, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट इसी के कारण वो जो जॉब जहाँ एम्प्लॉयमेंट देने के लिए मना करते हैं, इसका प्रमुख कारण यही होता है कि उनको अवेयरनेस तो है नहीं, रिसोर्सेस भी उनके पास नहीं है, तो वो यूजुअली मना कर देते हैं। बट यहाँ पे हम एक जानकारी देना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एनजीओज में, जो किसी कारपोरेट सेक्टर में, या फिर हमने जैसे बताया कि आपको जो हमारा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है यहाँ का, विदर्भ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, उनके साथ मिलके हमने बहुत सारे बच्चों को जॉब प्लेसमेंट दिया। हाँ, उसमें से काफ़ी लोगों को एक रहता है कि जैसे सैलरी को लेके थोड़ा बहुत नाराज रहते हैं या सेटिस्फाई नहीं होते हैं, या किसी को जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता जिस तरह उनको चाहिए, तो इसमें ऑफकोर्स कुछ लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं। बट प्रयास यही है कि ज़्यादातर लोगों को अवेयर करें और उनके जॉब प्लेसमेंट के लिए हम सभी कार्यरत रहें। तो ये पहल तो हर जगह अभी की जा रही है, और हालांकि अभी हमारे विभाग द्वारा कि जॉब प्लेसमेंट को लेके भी बहुत ज़्यादा उत्सुक है बोल सकते हैं, या बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं कि किस तरह हम हमारे दिव्यांग बच्चों को जॉब प्लेसमेंट दे सके। तो इसके लिए हम निरंतर एक जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट को भी लिखते हैं। हालांकि गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम जगहें बच्चों के लिए होती है हमारे, क्योंकि उसमें भी आप सारे अवगत है इन चीज़ों से कि 4% जो रिजर्वेशन होता है। बट ऑफ कोर्स कारपोरेट सेक्टर और जो हमारा प्राइवेट सेक्टर हम जिसे बोल सकते हैं उसमें, और जो भी अगर कुछ इंटरप्रेन्योर के रूप में अगर उभरना चाहता है, तो उसके लिए हम सीआरसी के तरफ से हम लोग कार्यरत रहते हैं। तो मेरी यहाँ इस कार्यक्रम के जरिए एक ही रिक्वेस्ट है
कि हम सब भाई बहन मिल के जो हम समावेशित समाज का निर्माण करने जा रहे हैं उसमें हम सबको मिल के इस व्यावसायिक रूप से स्थायी करने के लिए या जॉब के नौकरी के रूप में स्थायी करने के लिए हम सबको अभी भी प्रयास करने की जरूरत है सर। सीआरसी को चलाने में क्या कोई बड़ा चैलेंज आपके सामने होता है? क्या कोई चैलेंज आप फेस करते हैं? और जो लोग सीआरसी के बारे में पहली बार जान रहे हैं महाराष्ट्र में, तो उनसे क्या आप कहना चाहेंगे? सर चैलेंजेस तो नहीं बोल सकते हैं, बट हाँ कुछ जैसे मैंने ये शब्द यूज किया था कि कुछ मर्यादा आ जाती है, कुछ मर्यादित हो जाते हैं हम, चूंकि मैन पावर को लेके हमारा जो यहाँ पे जो कुछ हम लोग कार्यरत लोग हैं तो हर कोई नहीं पहुंच पाता सारी चीज़ों के लिए, या बट हमारा प्रयास निरंतर रहता है कि हमारा मैक्सिमम रीच आउट रहे, हम एक आखिरी लेवल के दिव्यांग भाई बहन को हम सपोर्ट कर सके, उनके अभिभावकों को सपोर्ट कर सके। तो जो पहली बार अगर सीआरसी के बारे में सुन रहे हैं भाई बहन जो भी हमारे या अभिभावक, तो मेरी उनसे यही विनती है कि आप सामने होके आपकी जो कठिनाइयां हैं या आपको जिस तरह की चीजें एक चाहिए या कुछ अच्छा करने की पहल अगर कुछ करनी है तो आप सभी को मीन्स सीआरसी में आप सभी का स्वागत रहेगा। और किस तरह हम चीज़ों को आपके लिए सहज और अच्छा कर सकेंगे और जो उद्देश्य के साथ हम काम कर रहे हैं उस उद्देश्य को कैसे पूरा कर सकेंगे, क्योंकि ये जो सफ़र है अच्छा समाज या समावेशित समाज हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए, ये इसका जो सफ़र है ये सफ़र हम आप और सब मिलके तय करना है। तो इसलिए मेरा यही कहना रहेगा कि जो लोग अभी पहली बार इस तरह का कुछ सुन रहे हैं वो अवश्य हमारे पास अप्रोच करें और हम पूरी तरह हमारे जो भी कार्यरत यहाँ टीम है जिस तरह तत्पर रहती है हम आपके लिए हमेशा सहयोग देंगे, हम हमेशा आपके लिए कार्य करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो हालांकि कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं या मर्यादा होती है, बट उन मर्यादों के बावजूद भी हम लोग काम करने की या मदद करने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश निरंतर जारी रहेगी सीआरसी के माध्यम से। और आपको मैं बता दूं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिनके लिए जो फंड होता है या निधि होती है वो उपलब्ध नहीं हो पाती, राशि जो भी है कार्यों के लिए, तो हम स्थानिक जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्षेत्र के, उनको भी बहुत सारी चीज़ों से अवगत कराते हैं कि वो उनके द्वारा क्या करवा सकते हैं अपने क्षेत्र में, और साथ ही साथ स्थानिक प्रशासन क्या कर सकता है, अगर नहीं कर रहा है तो हम उसके लिए हम खुद से उनको अवेयर करते हैं कि ये चीज़ें हम कर सकते हैं। तो मैं आपसे साझा करना चाहूँगा कि यहाँ पे हमने लगभग ये पूरे जो 2 डिवीजन है हमारे 11 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, इसमें बहुत अच्छे लेवल पे एक अवेयरनेस लाया है ताकि स्थानिक लोग, स्थानिक नेता और स्थानिक जो प्रशासन है वो उनको मदद कर सके और काफ़ी अच्छा एक चित्र दिख रहा है। बट सर आपके जो कुछ इसके पहले वाला क्वेश्चन था कि एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड जॉब प्लेसमेंट, इन दोनों पे अभी भी हम सबको मिल के काम करने की जरूरत। लास्ट सवाल सर मेरे, एक तो आप अपना हेल्पलाइन नंबर शेयर कर दें हमारे लिसनर्स के साथ, दूसरा आपका क्या मैसेज रहेगा हमारे लिसनर्स के लिए, और तीसरा सवाल, लोग कहते हैं कि जब लोग आपके शोज में आते हैं तो वो बातें करते हैं, लेकिन जब हम मिलना चाहते हैं और खास तौर पे जब डायरेक्टर लेवल के बड़े लोग होते हैं तो वो मिलते नहीं हैं, चक्कर पे चक्कर लगते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? सर ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि कुछ काम की व्यस्तता अगर रहे
तो नहीं मिल पाते हैं, बट यहाँ नागपुर सीआरसी में आज तक पिछले 3 सालों में किसी को किसी भी तरह की रोक टोक नहीं है। यहाँ के बहुत सारे जो दिव्यांग संगठन हैं वो मेरे साथ रूबरू मिलते हैं, यहाँ पे आके अपनी समस्याएं बताते हैं और उस पे हम काम करते हैं। और हालांकि कुछ चीज़ें हैं जैसे अभी पाइपलाइन में है। मैं यहाँ जैसे हमने जिन दिव्यांग भाई बहनों को जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं या फिजिकली इम्पेयर्ड होते हैं, उनको अगर आपको पता होगा कि एडिप स्कीम के तहत 80% वालों को ही हम मोटराइज ट्राईसाइकिल देते हैं। बट मैंने यहाँ पे हमारे एमपी साहब को अवेयर करके, स्थानिक प्रशासन को अवेयर करके हमने यहाँ पे सोलर मोटराइज ट्राईसाइकिल का एक, और ये पहली बार हुआ है जिसमें सोलर मोटराइज ट्राईसाइकिल हम वितरण कर रहे हैं। जो 80% के नीचे वाले जो दिव्यांगत्व रहने वाले जो भाई बहन हैं ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, उनको हम दे रहे हैं। और ये उनका जो फीडबैक है बहुत अच्छा है। वो कभी भी रास्ते में भी कभी मिले या मैं जा रहा हूँ कहीं तो मैं रुक के उनसे बात करता हूँ, पूछता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है काम करने में। और जब तक मैं डायरेक्टर लेवल का आदमी या कोई भी इस क्षेत्र में काम कर रहा, जब तक हम रूबरू नहीं मिलेंगे, उनकी क्या परेशानियां हैं, क्या उनकी समस्या है, ये नहीं जानेंगे तो नहीं हो पाता है। बट हाँ, ऑफ कोर्स यहाँ पे मिलने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। अगर मैं किसी ऑफिशियल काम से या कोई भी हो, किसी भी डायरेक्टर लेवल का व्यक्ति, अगर वो किसी चीज़ में ऑफिशियल कामकाज में अगर बिजी होगा तो थोड़ा बहुत हम बोलते हैं कि आज नहीं कल या थोड़ी देर में मिलेंगे, तो ये रहता है। और अगर किसी भाई बहन को लगता है कि नहीं एक बार मिलना चाहिए या आना चाहिए तो ऑफकोर्स वो आ सकते हैं। मैं आपको हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है या हमारा जो यहाँ का नंबर है वो साझा करना चाहूँगा। हमारा नंबर है 0712244549। तो जाते जाते क्या संदेश रहेगा हमारे लिसनर्स के लिए? हमारे सारे भाई बहनों के लिए एक ही संदेश है, जो हम बोलते हैं ना, सशक्त भारत और निपुण भारत। तो मैं चाहता हूँ कि ये सशक्त भारत और हमारा निपुण भारत जो बने, ये हम सब साथ मिलके इसको सशक्त और निपुण भारत बनाएं। जी, थैंक यू सो मच सर। आपने अपना कीमती समय दिया और अपने सीआरसी के बारे में लोगों को बताया, और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं और बहुत ही मजा आया आपसे बात करके। उम्मीद है कि इस शो से हमारे बहुत सारे लिसनर्स को बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं चाहूँगा कि आपके ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनको लाभान्वित कर सके और उनके लिए काम कर सके। इसी मनीषा के साथ पुनः आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। तो लिसनर्स, आज बात की हमने सीआरसी नागपुर डायरेक्टर प्रफुल्ल शिंदे जी से। उन्होंने बताया सीआरसी के बारे में। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और मेहमान के साथ, करेंगे डिटेल बात। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मुझे अपने दोस्त दानिश महाजन को दीजिए इजाजत। बाय बाय। Hi, I'm Rajkumar Rao on Radio Udan, where every story shines bright. Join me in embracing diversity, spreading kindness, and celebrating the beauty of every individual. Together, we can make the world a more inclusive place. Keep tuning in. मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। इफ लाइट ऑफ लाइफ